भारतीय संविधान कब से शुरू हुआ था? क्लास अगर आप किए होंगे तो आपको याद होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमारे भारत में नियम बनने शुरू हुए। कब से? 1773 से। और सभी संविधान को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, नियमों को पढ़ते पढ़ते आज हम कहां पहुंच गए हैं? संविधान के 22 चैप्टर में से चौथा चैप्टर। टोटल कितने भाग हैं? आप कहेंगे टोटल 22 भाग हैं। और इस चौथे अध्याय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप कहेंगे 36 से लेकर के 51 तक। कितने हैं? 36 से लेकर के 51 तक। तो ये जो लगभग 15 अनुच्छेद के आसपास हैं, 15-17 अनुच्छेद ये जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बोलेंगे। अगर आपको कोई अक्षर दिखे ना तो आप टेलीग्राम पर जाके वहां से नोट्स बनाइएगा। दूसरी चीज, आप आज तक जितनी भी बार कहीं पर कितनों संविधान पढ़े होंगे, हम आपको लिख के देते हैं कि ये जितने अनुच्छेद आज आप लोग पढ़ेंगे ना, एक भी आप नहीं भूलेंगे। जितने अनुच्छेद आप लोग आज पढ़ेंगे उसमें से एक भी नहीं भूलेंगे। बस आप लोग मेरे साथ माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ते रहिएगा। आज देखिए क्या कि दिवाली पर जो है बम पटाखे फूट रहे हैं, जो है कल दिवाली थी, आज भी पूरे दिन फूट रहा है। तो उनका काम है त्योहार मनाना, मेरा काम है ये करना, क्योंकि मेरे लिए तो यही है, ये मेरा सपना है। तो हमें अगर नौकरी चाहिए, आपको मतलब हम तो पा चुके हैं, हमारा 4 साल हो गया। तो अगर नौकरी चाहिए या मुझे जैसे पढ़ाना है, मेरा ये सपना है, तो हम इसी के पीछे भागेंगे। हमें तो 4 साल नौकरी करते हुए हो गया, आपको नौकरी पाना है तो मन से पढ़िएगा, समझिएगा। अच्छा ये जो है 36 से 51, अच्छा ये जो है 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व, चैप्टर का नाम अगवा आप लिख लीजिएगा यहीं पर, नीति निदेशक तत्व। इस पूरे 36 से 51 वाले चैप्टर का नाम है। उसे हम कहते किसे हैं? नीति निदेशक तत्व का मतलब क्या होता है? जैसे संविधान सभा जो बैठी थी, जो 300-400 लोग बैठे थे नियम बनाने के लिए, वो लोग कहे कि यार जो है भारत में कुल कई ठो राज्य हैं, तो कई ठो मुख्यमंत्री बैठेंगे। उन मुख्यमंत्रियों के पास कोई अधिकार होना चाहिए कि वह अपने राज्य में बढ़िया बढ़िया नियम बना सके। उनको कुछ अधिकार दे दिया जाए, और जितने भी अधिकार किसी मुख्यमंत्री को, यानी कि उसके मंत्री परिषद को जितने अधिकार दिए गए, वही क्या कहलाए? आप कहेंगे नीति निदेशक तत्व। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर आपको सामने दिख गया होगा। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, कितना था? 12 से 35। इसके पहले वाला जो अध्याय भाग 3 था, भाग 3 और भाग 4 में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भाग 3 का जो 12 से 35 है, यह जनता का अधिकार है। इस देश में रहने वाली संपूर्ण जनता का, बूढ़े बच्चे आदमी औरत, बूढ़े बच्चे आदमी औरत जितने हैं, जनता का अधिकार था। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। और ये जो अनुच्छेद है यह किसका है? आप कहेंगे एक मुख्यमंत्री का अधिकार है, एक राज्य के सरकार का अधिकार है। केंद्र को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकारों का अधिकार है कि वह अपने राज्य में कुल नई नई व्यवस्थाएं लाएं, नए नियम लागू करें। इन्हीं को क्या कहा गया? नीति निदेशक तत्व। जब आप इतना जान गए तो अब जो है इस अध्याय को पढ़ा जाएगा, बेहद मजा आएगा, समझिएगा। आजादी के बाद भारतीय राज्यों में सामाजिक तौर पर, यानी कि इस समाज के तौर पर, हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC, जनरल, इस तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, आर्थिक का मतलब कि अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, इंजीनियर, आर्थिक तौर पर किसके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से एक प्रजातंत्र स्थापित की जा सके। और इसके लिए संविधान सभा ने राज्यों को कई अधिकार दिए जो नीति निदेशक तत्व कहलाए। सामाजिक तौर पर क्या हुआ कि सरकारें हर समाज को आरक्षण, कुछ को आरक्षण देती हैं, कुछ के लिए नई नई योजनाएं लाती हैं, विकलांगों के लिए अलग योजना, तो ये सब राज्य सरकारें करती हैं। सामाजिक कार्य हो गया। आर्थिक वाला क्या है? आर्थिक का मतलब कि जैसे सरकारें किसी को पेंशन देती हैं, नौकरी निकाल देंगी, यूपी पुलिस जैसे है या किसी भी राज्य की पुलिस है, तो
तो वह मुख्यमंत्री के अंडर में काम करती है। पुलिस की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी कौन निकालता है? आप कहेंगे मुख्यमंत्री निकालता है। जितने भी यूपी SSS आयोग है, BPSC, मतलब कुछ आयोग राज्यों के हैं, तो वो जो भर्तियां हम लोग किससे मांगते हैं? कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमके भर्ती था तो हम अमीर बनब, नौकरी पाई तो अमीर बनब। तो ये सब अधिकार किसके पास है? आप कहेंगे यह सब आर्थिक वाले अधिकार जो है राज्यों के पास है, और यही सब क्या कहलाते हैं? नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, ये आप लोग आज तक जानते रहे होंगे कि नहीं जानते रहे होंगे, मगर मुझे लगता है आज आप लोग नीति निदेशक तत्व का मतलब समझ चुके होंगे कि क्या है। जिस दिन आप एक मुख्यमंत्री बनेंगे, अपनी जनता के लिए नए नए काम करेंगे, किसी को पेंशन देंगे, किसी को नौकरी देंगे, ये जो आपके अधिकार हैं यही नीति निदेशक तत्व है। फिर आगे देखिएगा, कहता है अनुच्छेद 38। देखिए 3 अनुच्छेद एक साथ है, 4, बहुत मजेदार है। अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 क है, अनुच्छेद क्या है? 40 और 41 है। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एक साथ 5 अनुच्छेद हैं। 38, 39, 39 क, 40 और 41, 5 अनुच्छेद बहुत ही आसान है। अब बड़ा मजेदार है, ये जो 5 अनुच्छेद है ना, बहुत ही मजेदार है। बस माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर उसका मतलब आपको समझाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। भारत का प्रत्येक राज्य लोक कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो। इसका मतलब आप क्या समझे? जैसे आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बन गए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब आपको ऐसे समझिएगा, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो यहां पर आप मान लीजिए किसी SC कास्ट के हैं, OBC कास्ट के हैं, जनरल कास्ट के हैं, ST कास्ट के हैं, आप किसी एक कास्ट के हैं, तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या सिर्फ अपने कास्ट के लिए काम करेंगे? कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम किसके लिए काम करेंगे? सबके लिए काम करेंगे। और जैसे हम आदमी हैं, आप औरत हैं, आप लड़की हैं, हम लड़के हैं, हम अगर पुलिस बने तो हमको 30,000 सैलरी मिल रहा है, आपको अगर पुलिस बने तो 20,000 सैलरी मिले। ये सब अंतर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको 39 में मिलेंगी, मगर सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनैतिक तौर पर अगर किसी को न्याय पाना है तो सरकार ऐसे नियम बनाए कि अमीर गरीब किसी को भी न्याय पाने में दिक्कत बिल्कुल न हो। आप मेरी बात को अब समझ गए कि अनुच्छेद 38 क्या है? अनुच्छेद 38 यह कहता है कि अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तो अपने राज्य में ऐसा नियम लाइएगा कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति के हिसाब से अगर उसे विधायकी लड़ना है तो बगल वाला अमीर है, क्या किया कि उसको पर्चे में दाखिल नहीं करने दिया, बाहर में रोक दिया। तो किसी को राजनैतिक तौर पर दबाया न जाए, सबको समान न्याय हो, सबको समान मतलब न्याय प्राप्त करने का अधिकार हो कि भाई पर्चा अगर दाखिल करना है तो सब करेंगे। एक आप सुने होंगे बनारस में कोई थे जो कि भीख मांगने वाले या बहुत गरीब थे, 10 साल से राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करते थे। जितना पैसा 15,000 20,000 लगता है वो दे करके पर्चा दाखिल करते थे। तो राजनैतिक तौर पर न्याय सुनिश्चित हो कि अगर आप विधायकी लड़ना चाहते हैं तो आप जा करके अगर कहें चुनाव आयोग से कि नहीं हम विधायकी लड़ना चाहते हैं, तो वो मना आपको नहीं करेगा, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा, आप निर्दल लड़ सकते हैं। तो राज्य ऐसे नियम लेकर के आए। फिर क्या है? सामाजिक तौर पर समाज में अगर आप SC ST कास्ट के हैं तो कहीं कोई नीचा ना दिखाए, अगर कोई नीचा दिखाता है तो तुरंत थाने पर जाएं और राज्य सरकार ऐसा नियम लाए कि थाने वाले जो है लाई ही है। अब थाने पर जाते हैं तो पुलिस मना करती है? नहीं करती है, वो अलग चीज है, जो है आप लोग फैला देते हैं, बाकी चीजें अलग है, मगर न्याय मिलता है। आप मांगते हैं 112 पर डायल करेंगे तो पुलिस आपके घर आती है। अगर आपको कोई जो है आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपको मारा पीटा है, यानी कि समाज में आपको झुकाने का काम किया है, तो आप 112 पर डायल करते हैं तो पुलिस आती है। और यह नियम कौन बनाया है? राज्य सरकार बनाई है। तो वही कह रहा है कि राज्य सरकारें जो है आर्थिक तौर पर अगर पेंशन दे रही है तो पेंशन OBC वाले को 500, जनरल वाले को 300, ST वाले को 200, ऐसा पेंशन न दे। पेंशन होती है, सबको समान पेंशन। मेरी बात को आप समझिए।
तो ये आपका अनुच्छेद 38 है। मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे कि 38 का मतलब क्या था। 38 का मतलब यह था कि एक राज्य को ऐसे अधिकार दिए जाएं कि वह आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर एक ऐसा नियम बनाए कि सभी के लिए जो न्याय है समान तौर पर सुनिश्चित हो, उनके साथ गलत ना हो। अनुच्छेद 39 क्या करता है? वही है, 38 है, मगर थोड़ा सा अंतर है, बड़ा मजेदार है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या? समझिएगा। राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्व, राज्यों का अनुसरण, राज्य कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों को अनुसरण करेंगे जो कि बेहद ही मजेदार है। जैसे पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन दिया जाए। समझिएगा, एक लाइन से पढ़ते हैं, मस्त है क्या? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका यापन करने के लिए उसको समान साधन दिए जाए। मतलब अगर पुरुष ठेला चलाए तो स्त्री को चलाने से कोई मना न करे, अगर पुरुष नाचे तो स्त्री नाचे, उसको कोई मना न करे। स्त्री अगर डांस करना चाहती है तो वह भी करे, उसे कोई मना न करे। मतलब क्या है? जीविका के जो साधन है स्त्री और पुरुष को समान रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसका काम कौन करेगा? राज्य। मतलब आप क्या समझे कि समाज में अगर कोई स्त्री डांस कर रही है तो 4 लोग अगर उसको हटाने का, मारने का, भगाने का काम करें तो थाने वाली पुलिस जो राज्य सरकार लगाई है वह चारों लोग को तुरंत किनारे कर दे कि नहीं, इसको भी समान अधिकार दिया गया है। वो अभी कोई नौकरी कुछ भी कर सकती है, अगर आप जो करेंगे काम वो भी वही काम करेंगे। अगर आप खेती करते हैं तो स्त्री को भी खेती करने का अधिकार है। अगर आप कुश्ती लड़ते हैं तो स्त्री को भी कुश्ती लड़ने का अधिकार है। अगर आप स्पोर्ट में रनिंग कर रहे हैं तो स्त्री को भी अधिकार है। तो वही कह रहा है कि जो है स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका का साधन प्राप्त करने के अधिकार हो। जीविका मतलब जीने का साधन, कि हम दौड़े तो स्त्री भी दौड़े, हम मुक्केबाजी लड़े तो स्त्री भी मुक्केबाजी लड़े, अगर कबड्डी खेले तो स्त्री भी कबड्डी खेले। तो ये हो गए आपके जीविका के साधन। और उसी 39 में एक चीज और है कि ठीक है भैया, हम अगर पुलिस बने, स्त्री भी पुलिस बनी तो उसको वेतन अलग, हमको वेतन अलग, ऐसा नियम नहीं चलेगा। दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। और यह किस अनुच्छेद में है? आप कहेंगे अनुच्छेद 39 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष दोनों को। अच्छा, 38 और 39 में आपको मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर है। बस आप चीजों को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, बेहद आसानी से याद होगा, क्योंकि बड़ा मजेदार है। आगे क्या है? नागरिकों को मजदूरी में ऐसे कार्य न करने पड़े जो उनसे हो ही न पाए। जैसे हम हैं, हम लंगड़े लूले हैं, हमको खाने पीने के लिए कोई चीज है नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लड़के, आदमी, औरत, बीबी, बच्चे, हमारे पास कुछ है नहीं, हम लंगड़े हैं। तो अब हम कौन सा काम करेंगे? हमसे कोनो काम ही नहीं हो पाएगा। तो सरकार विकलांगों के लिए पेंशन देती है। हम बुढ़ा गए, हमारा परिवार पूरा नष्ट हो गया, 70 साल के हो गए, हम कोनो काम नहीं कर सकते हैं, तो सरकार हमको या तो वृद्धा आश्रम भेज सकती है या हमको वृद्धा पेंशन दे सकती है, जो सरकार करती है। मेरी बात को आप समझे? तो वही कह रहा है कि नागरिकों को मजबूरी में ऐसे काम बिल्कुल न करने पड़े जो उनसे हो ही न पाए। यह सब किसमें है? अनुच्छेद 39 में है। महिला और पुरुष को जीविका का समान साधन मिले। अगर हम दौड़े तो वो दौड़े, हम खेले तो वो खेले। यह किसमें है? अनुच्छेद 39 में है। पुलिस में अगर पुरुष को 40,000 मिले तो स्त्री को भी 40,000 मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह किसमें है? 39 में है। अब आगे क्या है? शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा की जाए। जो बच्चे हैं, जो छोटे मोटे बच्चे हैं, तो भाई होता है कि जबरदस्ती उनको जो है काम कराने लगी है, जबरदस्ती। मूल अधिकार के तहत तो उनको अधिकार दिया गया है, मगर राज्य भी कुछ नियम लेकर के आए हैं। राज्यों को भी अधिकार है। वो तो बच्चा अपना अधिकार मांगेगा कि नहीं भैया, जो है कल कारखाना में 14 वर्ष से कम उम्र में हमसे काम करा रहे हैं, वो तो मूल अधिकार था। मगर राज्य सरकार भी तो चाहेगी कि भाई जब वो काम नहीं करेगा तो उसको कोई ऐसा व्यवस्था दिया जाए जिससे वो बेचारा जो है अपना बचपन सही से काट सके, उसको निःशुल्क शिक्षा दे दी जाए, उसको तमाम व्यवस्थाएं दी जाए, वो अपना जो बचपन है खुशहाली से बिता सके, अपना बचपन जो है खुशहाली से बिता सके। उसमें क्या क्या चीजें हैं समझिएगा। बालकों को स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ये बच्चों के लिए हो गया। फिर आगे क्या है?
शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा की जाए। अगर उनका कोई शोषण करता है, कोई बच्चा है, कोई जबरदस्ती उससे कब भीख मंगवा रहा है, कोई बच्चा है जबरदस्ती उससे भीख मंगवा रहा है, तो वह मूल अधिकार के तहत तो जाएगा न्याय मांगने। और राज्य अपने अधिकार के तहत क्या न्याय देती है? जैसे 10 साल का बच्चा थाने पर गया, कह दिया कि फलाने हमसे भीख मंगवा रहे हैं, तो तुरंत थाने की जो पुलिस है वह राज्य सरकार बनाई है। राज्य पुलिस किसके अधीन होती है? आप कहेंगे नीति निदेशक तत्व राज्य के अधीन होती है। तो वह राज्य उस बच्चे की जो है सुरक्षा, उस शोषण के विरुद्ध रक्षा, शोषण के विरुद्ध रक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39 के तहत बच्चा जो था मूल अधिकार के तहत गया न्याय मांगने, तो न्यायालय जाना चाहिए था, मगर जब वो राज्य के पास पहुंचा तो राज्य भी उसके शोषण से उसको बचाने के लिए एक नियम बनाया था, पुलिस खड़ा कर दिया था थाने में कि बच्चा अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो वह जाकर के पुलिस से कहेगा तो उसको मदद मिल जाएगी। और यह सब काम कौन की रक्षा? शोषण के विरुद्ध बच्चों की रक्षा कौन की? पुलिस, यानी कि राज्य सरकार। किसके तहत? अनुच्छेद 39 के तहत। और जानते हैं 76वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद 39, 76वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 जो है 76वें संविधान संशोधन कर रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 जो है अंतः स्थापित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 अंतः स्थापित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ लाइनें जो हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई हैं, कुछ लाइनें बीच में ऐड कर दी गई हैं जो कि बाद में किए गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। तो अभी यह पेपर में प्रश्न आया था पेट 2022 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है बाद में 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित है? तो उसमें अनुच्छेद 39 को और 39 था, मतलब 39 का यह था, यह सीधे सीधे बस हेडिंग दिया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि अनुच्छेद 39 को है और यह 39 भी है। कुछ लाइनें जो है बाद में जोड़ी गई हैं। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 39 को समझते हैं क्या है। लगभग उसी के समान है क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसका मतलब आप क्या समझ? बच्चों वाला आ गया। देखिए, राज्य तय करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई न्याय से वंचित न रह सके। इसका मतलब आप क्या समझे? जैसे हम गरीब हैं और हम गरीब हैं, जैसे कोई गरीब लड़की या औरत है, उसका रेप हो गया, कोई लड़की औरत है जिसका रेप हो गया और उसके पास पैसा नहीं है, किसी सांसद विधायक ने उसका रेप कर दिया, तो अब वह जो है गरीबी की वजह से न्याय न पाए, मतलब कि संपत्ति उसके पास नहीं है कि वह जाके कोर्ट न लड़ पाए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार उसकी मदद करेगी किस अनुच्छेद के तहत? 39 क के तहत। मेरी बात को आप समझे क्या? समझ गए होंगे काफी हद तक, समझिएगा। राज्य तय करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ किए जाएं, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण, मतलब आर्थिक रूप से या किसी और तरह पर आप कमजोर हैं, अगर आपका सोर्स पानी नहीं है या आपके पास पैसा वैसा नहीं है, मतलब कि आप योग्य नहीं हैं, तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। अगर आप आर्थिक यानी कि पैसा कौड़ी के बल पर, मतलब आपको पैसा कौड़ी नहीं है या किसी अन्य प्रकार से आपका सोर्स पानी नहीं है, तो इस परिस्थिति में आप जो है निर्योग्य हो जाते हैं, तब यहाँ पर न्याय से वंचित न रह सके, इसके लिए अनुच्छेद 39 के तहत राज्य ध्यान देगा। फिर क्या है? और यह भी अनुच्छेद 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अंतः स्थापित है। किसके? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 40 पढ़ा के हम क्या करेंगे? सब लोग जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है किसके तहत है? अनुच्छेद 40 के तहत है। और इसे आप पढ़ के करेंगे क्या? ये तो भाई अगर आप इसको नहीं जाने संविधान में तो पूरा संविधान पढ़ना बेकार है, बेड़ा गर्क है। कि आप एक गांव में रहते हैं, भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, कृषि प्रधान के साथ साथ ग्रामीण प्रधान देश भी है, तो एक गांवों का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? आप कहेंगे 40 के तहत। और हर गांव जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करना जो है उनके लिए नियम राज्य सरकार बना दी है
कि जितने भी प्रधान हैं अपने गांव में स्वतंत्र रूप से कार्य कराएंगे, उनको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। समझिएगा, ग्राम पंचायत का गठन कर उन्हें समान आवश्यक शक्तियां जो है प्रदान की गई, ग्राम पंचायतें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अब देखिए अनुच्छेद 41 लास्ट है। इन पांचों अनुच्छेद में आप 38 पढ़ लिए, 39 का 40। अब गया है अनुच्छेद 41। क्लास करने के बाद आप नोट्स जब बनाइएगा तो उनको रिवाइज करिएगा। 40 में क्या है, 41 में कुछ दशाओं में आ गया, मजेदार है सबके लिए। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में आपको सरकार से काम मांगने का अधिकार है, सरकार से शिक्षा मांगने का अधिकार है और लोक सहायता मांगने का अधिकार है। और सरकार देती भी है, बड़ा मस्ती में देती है, चुनाव जीतने के लिए। वो तो अपने से देती है, मांगना पड़ता ही नहीं। मनरेगा क्या है, मनरेगा। कुछ दशाओं में जो है आप रोजगार मांग सकते हैं, लोक सहायता, शिक्षा मांग सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मनरेगा के तहत जैसे तमाम व्यक्ति होते हैं जिनको काम करते हैं तो पैसा मिलता है, तो ये राज्य सरकार या सरकार सब उसमें मनरेगा में राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है। केंद्र का तो होता ही होता है, मगर उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है, चाहे वह 60 संबंधित 40 हो, चाहे 90 संबंधित 10 हो। समझिएगा, राज्य अपनी सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी के समय लोक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो वह राज्य क्या करेगा, रोजगार उपलब्ध कराएगा, काम देगा। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा बच्चा जो होता है ना 14 वर्ष तक वाली जो शिक्षा मिलती है, तो आप देखेंगे सरकारी स्कूल जो रहती है हर गांव में रहती है, निःशुल्क शिक्षा। तो यह सब कौन देता है, राज्य सरकार देता है। किस अनुच्छेद के तहत, आप कहेंगे अनुच्छेद 41 के तहत राज्य सरकार देती है। मेरी बात को आप समझिए। फिर क्या है, बुढ़ापा में पेंशन, बुढ़ापा में जो है आपको उस हिसाब से काम मिले, बुढ़ापा में सरकार ध्यान दे। किस अनुच्छेद के तहत, 41 के तहत। फिर क्या है, बीमारी के समय कुछ मदद मिल जाए, जैसे डॉक्टर मतलब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहती है, कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा कार्ड, कौन कौन कार्ड बनता है। जब इलाज कराने जाते हैं तो 5 लाख तक का छूट मिलता है या पैसे में छूट मिलती है, तमाम ऐसी चीजें रहते हैं जो कि जो है आपको अनुच्छेद 41 के तहत मिलती है। इसमें है क्या, जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम। अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो राज्य सरकार उस पर रोक लगाएगी। किसके तहत, 41 के तहत। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, अभी आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह कराया जा रहा था तो 51,000 मिल रहा था, और महिला को अगर लड़की पैदा हुई तो 51,000 5,000 दिया जा रहा था गरीब महिला को, आपको यह भी पता होगा। फिर क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये जो है पेपर में प्रश्न आते हैं कि यह सब किससे जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे अनुच्छेद 41 के तहत कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध करा रही है, तो यह किस में आएगा, अनुच्छेद 41 में आएगा। 40 में क्या था, ग्राम पंचायत का गठन था। 39 में क्या था, आप कहेंगे हम अगर खेलेंगे तो लड़की को भी खेलने का अधिकार, हम कबड्डी खेलेंगे लड़कियों कबड्डी खेलेगी। मतलब समान जीविका के साधन किसमें था, आप कहेंगे 39 में था। और क्या है, नागरिकों को मजदूरी में ऐसे काम करने न पड़े जो उनसे हो ही न पाए, यह किसमें है, 39 में है। और 39 को में क्या था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये आपके जो है नीति निर्देशक तत्व के 5 बेहद खास अनुच्छेद थे जो कि हमें कठिन लगते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे लेने लायक तो बचा नहीं है, हाँ टेलीग्राम से जो है इसको आप लिख लीजिएगा अगर बाई चांस समझ में ना आए तो। इन 5 अनुच्छेदों को बार बार रिवाइज करके, ये जो कार्यक्रम है किस अनुच्छेद से जुड़े हैं, आप कहेंगे अनुच्छेद 41 से जुड़े हैं। तो इन सब चीजों को आप लिख लीजिए, बाकी चीजें जो है उसको हम लेकर के आते हैं। अब देखिए ये जो आपके अनुच्छेद दिखाई दे रहे हैं 5-6 अनुच्छेद और हैं, अगर हम लोग इनको कवर कर लेते हैं तो आज की क्लास से, सिर्फ एकमात्र क्लास से ये जो नीति निर्देशक तत्व है आधा से अधिक पूरे तरीके से कंप्लीट होगा और एक बेहतर तरीके से। पढ़ने से पहले मेरी एक बात को याद रखिएगा, देखिए अभी तक आप मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जैसे भी पढ़े होंगे बार बार भूलते रहे होंगे, मगर वन लाइनर आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार भूलेंगे। ये व्याख्यात्मक है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। समझिएगा, अनुच्छेद 42 और 43, अनुच्छेद 42 और 43
लगभग सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। और अगर आपको नौकरी पाना है या प्राइवेट कंपनियों में काम करना है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बेहद कारगर है। या संविदा पर नौकरी करना है तो सैलरी आपको सरकार कैसे देती है, तमाम चीजें मतलब पूरे तरीके से आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये जो अनुच्छेद 42 और 43 है, आपकी जितनी लाइफ है, आप जितने समय तक जीवित रहेंगे, अगर सरकारी नौकरी या एडेड या संविदा पर करना चाहते हैं तो ये 42 और 43 आपकी पूरी लाइफ जुड़े रहेंगे। एक होता है कि पढ़ने का तरीका, जब हम उन अनुच्छेदों के महत्व को समझ जाते हैं ना तो वो हमें आसानी से याद होते हैं। हम आपसे कर दिए कि अनुच्छेद 42 और 43 आपकी पूरी लाइफ से एक सैलरी के हिसाब से जुड़ा है, नौकरी के हिसाब से। तो आप सोचेंगे कि यार नौकरी के हिसाब से जुड़ा है तो इसमें क्या खास होगा, समझिएगा। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध। पहली चीज क्या है, ये महिलाओं वाला है। जितनी महिलाएं जो कि नौकरी करती हैं तो उनको होता है ना भाई, जैसे आपकी बीवी है नौकरी कर रही हैं और हुआ प्रेगनेंसी का समय आ गया, प्रेग्नेंट हो गई, तो उस दौरान तो नौकरी नहीं ना कर पाएंगी। जब प्रेग्नेंट हो गई, जितनी भी लड़कियां हैं जिनको नौकरी करना है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई नौकरी करते समय बीच में, क्योंकि सबका एक समय आता है जिंदगी में, तो उस दौरान उनको छुट्टियां 6 महीने का मासिक अवकाश एक होता है। मतलब कि बच्चों के प्रेगनेंसी का समय 6 महीने का महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि जब आप काम कर रहे हो, कोई सरकारी काम कर रहे हो या संविदा पर कर रहे हो, उस दौरान आपको न्याय चाहिए, जिसे मानवीय क्या है, मानवीय दशाओं में, मतलब कि ये मानवीय गुण है कि भाई लेडीज हैं तो एक दिन बच्चा, प्रेगनेंसी, तमाम चीजें तो उनके जीवन में आना ही आना है, तो उसका प्रबंध कौन करेगी, सरकार करेगी कि उस दौरान उनको वेतन मिलना चाहिए। अगर एक सरकारी महिला जो है रेलवे में है, पुलिस में है, किसी भी सर्विस में है, तो उसे जो 6 महीने का अवकाश दिया जाएगा उस दौरान उसको पूरी सैलरी दी जाएगी। आप उसकी सैलरी को नहीं रोक सकते, ये चीज है। अब दूसरा क्या है, अनुच्छेद 43, तो यह भी लगभग उसी प्रकार से जुड़ा है मगर यह सभी के लिए है, समझिएगा। राज्य कर्मचारियों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसका आप मतलब क्या समझे, जैसे कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी देगा। नीचे हम पढ़ देते हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे, हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य किसी भी तरह से कृषि और उद्योग या अन्य प्रकार के सभी मजदूरों को उचित मजदूरी देगा। शिष्ट जीवन मतलब कि एक सरल जीवन स्तर मुहैया कराएगा तथा अवकाश का संपूर्ण उपभोग करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी देगा। तो अब अनुच्छेद 43 कैसे याद होगा, हम कह दें कि जो है कर्मचारियों को उचित मजदूरी दी जाएगी। जैसे मनरेगा में सरकारी मजदूर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, मनरेगा में वो सरकार की योजना है। तो आप देखे होंगे पहले 182 था, 180 था, फिर 202 कर दिया गया। समय के हिसाब से उनकी मजदूरी 20 रुपए बढ़ा दी गई। मतलब क्या है, उनको भाई देखिए सबसे पहले जो सरकारें हैं उचित मजदूरी देंगी, जैसा काम वैसा पैसा। और दूसरी चीज, जैसा काम वैसा पैसा तो ठीक है मगर उस काम में उनको सरल जीवन मिले। ऐसा नहीं है कि आप मनरेगा में किसी को लगा दिए गरीब कर्मचारी को तो आप उससे 12-12, 14-14 घंटा काम कराइए, एकदम शोषण से वो जो है कमजोर हो जाए, खूब उससे मट्टी ढुआइए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो पहली बात कि अपने कर्मचारियों को राज्य सरकार जो है एक सही तरीके से सैलरी देगी, मजदूरी देगी। और दूसरी बात उनको शिष्ट जीवन स्तर देगी, मतलब कि जो मजदूरी करके अगर वो 200 रुपया ले गए तो कम से कम परिवार में सुकून से खा पी के सो सके, बच्चों को पढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि वो गए तो 1 महीना मजदूरी किए और दूसरे महीना बीमार हो गए, कुपोषण हो गया, कमजोर हो गए, काम करने लायक नहीं रह गए। ऐसा नहीं, मतलब कि राज्य सरकार अगर काम देगी ना, अगर राज्य सरकार काम देगी ना तो वो ऐसा काम देगी तो कि उनका जीवन जो है एक सरल तरीके से चल सके, मजदूरी करते हुए परिवार में सुख शांति से वो अपना जीवन बिता सके, मनरेगा हो या कोई भी कर्मचारी हो। फिर क्या है,
कुटीर उद्योगों का प्रबंधन, जैसे आप देखे होंगे सरकारें जो होती है कुटीर उद्योग को, हथकरघा है, कपड़े की कताई बुनाई वाला है, या छोटे मोटे जितने शहद वहद वाला रहता है ना, तब हम बहुत से छोटे मोटे उद्योग हैं। तो जितने भी छोटे उद्योग हैं उनमें आप देखे होंगे सरकारें जो होती हैं उनको मतलब छोटे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए क्या है, कम ब्याज पर लोन है, पैसा मुहैया कराती हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं निकालती हैं। तो कुटीर उद्योगों का संवर्धन मतलब अधिक से अधिक कुटीर उद्योग तैयार हों, लोगों को रोजगार मिले और वो जो उद्योग तैयार हो वो बेकार न जाए, वो टिके रहे, लंबे समय तक वो टिके रहे, उनका संवर्धन सुरक्षित उनको रखा जाए। नए नए उद्योग कुटीर छोटे छोटे उद्योग बने और बच्चे, जैसे वो आप देखे होंगे गांव घर में जो मटकी उटकी बनाते हैं, भैंस पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, और आप रख लीजिए तमाम मतलब कि मुर्गी पालन हो गया, मुर्गी फार्म जो खोला जाता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या कटाई बुनाई वाले ऐसे जितने भी काम है, छोटे मोटे जो काम हैं उनको अगर कोई शुरू करे, मछली पालन हो गया, तो सरकार उनको पैसा दे कि आराम से उन सब चीज़ों को छूट दे। आप देखेंगे मछली पालन में जब पोखरा खनवाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक योजना के तहत आप फ्री में खनवा सकते हैं, अगर बड़ा पोखरा खनवाना है तो कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो कुटीर उद्योगों में अब क्या हो गया कि आप बड़ा सा तालाब बनवा दिए, मछली जिला दिए, तो सरकार से अगर आप अनुमति लेके किए हैं, अब बाई चांस कोई उसमें दवाई मार दिया, अब पूरी मछली सड़ गल के मर गई, तो सरकार क्या करती है, आपको उसका भुगतान करती है, पैसा देती है कि ताकि दोबारा आप जो है उस उद्योग को शुरू कर सके। तो आप समझे, सरल जीवन, उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों की सुरक्षा, यह सब चीजें किसमें है, अनुच्छेद 43 में है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी देगा, भाई ऐसा काम आपसे कराएगा, जैसे मनरेगा है, तो ये नहीं है कि जो मनरेगा में काम कर रहा है उसका क्या है कि समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो एक सामाजिक स्तर तो उसका बना ही है। सांस्कृतिक अवसर हो गया, कुछ छोटे मोटे सांस्कृतिक काम है, धंधे हैं। अभी आप लोग देखे होंगे ये एक कांतारा मूवी आई थी, तो जो दैव नृत्य वाले जो थे तो उनको क्या कि सरकार मासिक पेंशन पर बांध दी कि नहीं ये जो है संस्कृति को संजोए हुए हैं, तो उनको सरकार पेंशन देने लगी। ऐसे जितने भी मतलब कि कुछ सांस्कृतिक नृत्य हैं या उनके करने वाले जो है पद्म पुरस्कार तमाम लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को सैलरी पेंशन मिलता है, एक अलग संस्कृति को जो संजो करके रखे हैं उनको भी सरकार मजदूरी देती है, पैसा देती है, पेंशन देती है, ये तमाम चीजें जो है। फिर क्या है, अनुच्छेद 43 का जो है सेम उसी का एक छोटा खंड है। अनुच्छेद 43 को जो कि उसी का ही एक खंड है कि जैसे भाई यहाँ तो आप मजदूरों को व्यवस्था दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं, मगर समझिएगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि मजदूरों का भाग लेना, कुटीर उद्योग है, मछली पालन से लेके तमाम चीजें हो गई, और उसके बाद जो है मनरेगा हो गया, तो इन सब में जो कर्मकार जो मजदूर है भाग लेते हैं, उनकी संख्या अधिक से अधिक हो, वो भागे न, सही से जीवन जी सके, इन सब चीजों के बारे में है क्या। राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, संगठन मतलब कि छोटे मोटे उद्योग हो गए, संस्थाएं हो गई, संगठन हो गए के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अगर कोई उद्योग है या कोई संस्थान है, बाई चांस हुआ कि उसमें पता चल गया कि यार ये फलाना कंपनी है, उसमें जो है जो घूस देता है वो है जॉब करता है, कोई मान लीजिए कौन कंपनी ऊपर छोटा मोटा उद्योग बड़ा हो जो भी है, पता चला कि भाई वो मतलब उस कंपनी में प्राइवेट जॉब करना है तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब ये जानकारी धीरे धीरे क्या पता विधायक को पता चल गई, विधायक धीरे से सरकार को पहुंचा दिया संसद में कि सरकार के बदौलत जो कंपनियां एक छोटी मोटी बड़ी जो भी लगी हैं ये पैसे लेकर के कर्मकारों को काम दे रही है, मजदूरों को। तो जब सरकार ये जानेगी तो उस कंपनी पर ठोस कदम उठाएगी। मेरी बात को आप समझे। तो इससे क्या होगा कि जो है घूस लेने वाला काम बंद हो जाएगा, तब जो है अधिक से अधिक मजदूर भाग लेंगे, अधिक से अधिक काम करने वाले जो कर्मकार हैं वो जुड़ेंगे। कर्मकार का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, जिसको आप मजदूर कह सकते हैं, कर्मकार से कह सकते हैं, दोनों एक ही है।
तो सरकार इन सब चीजों का ध्यान देगी कि नहीं, अधिक से अधिक कर्मकार जो हैं उद्योगों से जुड़े, संस्थाओं से जुड़े, छोटे मोटे जो उपक्रम हैं उन सब में अधिक से अधिक भाग लें, जिससे बेरोजगारी दर कम हो। यह सब चीजें आपकी जो है अलग सेट की गई हैं अनुच्छेद 43 क में। आप वो संविधान के अनुच्छेदों को क्या है ना कि लगभग जितने लोग पढ़ते हैं, जो मेन मेन अनुच्छेद हैं उनको लगता है बस इसको पढ़ लिए काम हो गया, तो सब एक के ढर्रा पर चलते हैं। जबकि हर एग्जाम में बदलता रहता है। आपको 51 क तक, यानी कि शुरू के भाग 4 तक, टोटल 4 चैप्टर तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, अब भाग 4 और 4 क, इतने जो 51 अनुच्छेद हैं उनको एक एक अनुच्छेदों को जो है ना बढ़िया से, उनके जो एक एक अनुच्छेद हैं बढ़िया से याद करेंगे। उसके बाद जो है ना मेन आएंगे, तब पढ़ने में मजा आएगा। 51 तक को जो है हम बढ़िया से रिवाइज करेंगे, ताकि आप जैसे आप पढ़ रहे हैं 42 जान गए कि जो है प्रसूति का है, तो आपको इतनी बार हम इन सब चीजों को रिवाइज कराएंगे ना कि एकदम 51 तक तो भराठा याद हो जाएगा, कभी आप भूलबे नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, तो कर्मकारों का भाग लेना जो है सरकार सुनिश्चित करेगी कि भाई अधिक बढ़िया कदम उठाएगी, जो अधिक से अधिक काम करने वाले हैं वो संस्थाओं से जुड़े, उद्योगों से जुड़े, जिससे बेरोजगारी कम हो, सरकार पर भार कम आए। फिर क्या है, अनुच्छेद 44, यही एकमात्र अनुच्छेद है जो कि 51 अनुच्छेदों में, इसको कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है, हम आपको इस तरीके से बताएंगे ना कि आपको जिंदगी में कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या, हम कहेंगे ये बताइए 44 है ना, 4 और 4 दोनों क्या है, आप कहेंगे इक्वल है, समान है, 4 और 4 समान है। तो समान नागरिक संहिता किसमें होगी, आप कहेंगे अनुच्छेद 44 में। 22 भी है, 33 भी है, 11 भी होता है, 44 तमाम होते हैं। अब उनके बारे में मत सोचिए, बाकी तो आपको याद रहेगा, मूल अधिकार वाले रहेंगे, क्योंकि ये नागरिक संहिता है, नीति निदेशक तत्व का भाग है। समान नागरिक संहिता ये मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है, एक नीति निदेशक तत्व है। और नीति निदेशक तत्व में सिर्फ आता है 44, 4 और 4 समान है। तो समानता का जो समान नागरिक संहिता सिविल कोड किसमें है, अनुच्छेद 44 में। सिर्फ अब 4 और 4 को इक्वल समझ के, समान समझ के अगर याद कर लेंगे, जिंदगी में कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें खुद बताती हैं कि नहीं भैया ऐसे याद कर लीजिए, एकदम हमेशा हम याद रहेंगे। समान नागरिक संहिता 4 = 4, काम खत्म। आगे क्या है, राज्य अपने क्षेत्र के समस्त नागरिकों को एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जनता के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, जनता के लिए जो भी सरकार नियम लेकर के आएगी, सभी नागरिकों के लिए एक समान रहेगा। 45वां बिल्कुल याद नहीं करना है। आप भी कल बच्चे थे, हम भी बच्चे हैं, सब बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक दिन सब बच्चे रहते हैं कक्षा 6 तक, तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कौन देगी, सरकार देगी। अनुच्छेद किसमें है, 45 में है। तो ये सब घटनाओं को अगर आप जानते रहेंगे, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। 44 में क्या है, समानता है। 42 में क्या है, प्रसूति है। 43 में क्या है, मजदूरों को मजदूरी देना हो गया, या उनको जो है अधिक से अधिक मजदूरी में भाग ले, अधिक से अधिक मजदूरी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यह सब चीजें हैं, बेहद आसान है। आगे देखिए, तो बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राज्य 6 वर्ष तक की उम्र होने वाले सभी बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल एवं शुरुआती शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह जो है 86वें संशोधन 2000 के द्वारा बीच में जोड़ दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा, आप कहेंगे 86वें संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 39 किसके द्वारा जोड़ा गया था, कहेंगे 76वें के द्वारा। वो था, अरे नहीं, 42वें के द्वारा, 1976। अभी पीछे आप पढ़े होंगे, हो सकता है आप भूल गए हो। अनुच्छेद 39 क और 39 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अनुच्छेद जो आपका 45 है, यह सन 2000 में 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। और यही जो पेपर में भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि अंतः स्थापित है।
खाली दे देगा है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, दे देगा समान नागरिक संहिता, फिर दे देगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ऐसे विकल्प बना देगा। अब आप उलझ गए कि भैया इसे तो कोनो मास्टर पढ़ाए ही नहीं थे, हम तो वैसे एक लाइन में रटे थे, तो मामला खारिज हो जाएगा। ये अभी पेट 2022 में आया था पेपर में प्रश्न। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप पढ़िए तो थोड़ा सा एक अपर लेवल में पढ़िए, ताकि दोबारा आपको जो है सोचना ना पड़े। है क्या इस 86वें संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया कि जो बच्चे हैं उनको सरकारें क्या है कि निःशुल्क शिक्षा से लेकर के तमाम चीजें मुहैया कराएंगी, जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुच्छेद 46, 45 के बाद जो है 46, ये तो भाई SC/ST वर्ग और जो है कुछ कमजोर वर्ग जैसे EWS सब आ गया है। अब क्या आ गया है, EWS भी आ गया है। तो ये जो मतलब कि समाज के लोअर तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए बना है अनुच्छेद 46। इसमें क्या चीज है, SC/ST तथा कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी व्यवस्था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जनरल वालों की जो स्कॉलरशिप होती है अलग आती है, ओबीसी की कुछ अलग आती है, SC/ST की कुछ अलग आती है। स्कॉलरशिप को हिंदी में जो है कहते हैं, क्या तो कहते हैं, जो मतलब साल में एक बार आता है। तो स्कॉलरशिप जो होती है हर वर्ग की अलग अलग आती है, किसी की ज्यादा किसी की कम आती है। ऐसा क्यों होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है? अर्थ मुहैया कराया, यहाँ पर लिख दिया कि अर्थ संबंधी प्रावधान, यहाँ लिख दिया शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो आप तो ऐसे तो एक लाइन पढ़ लेंगे और उनको व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे नहीं कि भाई व्यवहारिक जीवन में शिक्षा और अर्थ। 45 में भी शिक्षा है, 45 में भी शिक्षा है, मगर यह बच्चों के लिए है। 46 में क्या है, यह जो है मतलब कि वर्गों के लिए है, SC/ST EWS, ये सब कमजोर वर्गों के लिए, गरीबों के लिए है कि जो गरीब है अगर शिक्षा ले रहे हैं तो सरकार उनको जो है स्कॉलरशिप मुहैया कराएगी, अब बढ़िया शिक्षा मुहैया कराएगी। राज्य इन वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाने का प्रयास करेगा। सामाजिक अन्याय का मतलब क्या समझे, जैसे कि मान लीजिए कि एक का ऑफिस में 10 ठो बैठ गए जनरल के, अभी ST वाले आए तो ST वाले गए तो उनको जो है हो सकता है बेइज्जती करें, क्योंकि हो सकता है वो पढ़े ना हो, जिसकी वजह से वह शिक्षा से दूर रह गए हों। तो अब लग रहा होगा कि आपको जनरल की हम बुराई कर रहे हैं। दूसरे नजरिए से आप देखिए कि हो सकता है कि 4 ठो जो है SC कास्ट के किसी ऑफिस में बैठे हों और जनरल वाला व्यक्ति चला जाए, तो हो सकता है कि चारों जलन में उसका काम न करें, जलन में। तो ये सामाजिक अन्याय जो है एक वर्ग के हिसाब से न फैले, इसलिए सरकार क्या करेगी, सबका ख्याल रखेगी। जितने भी कमजोर वर्ग हैं उनको समाज में एक लेवल पर ला करके खड़ा करेगी। तो ये आपका जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान कमजोर वर्गों के लिए अनुच्छेद 46 में है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा 45 में है। समान सिविल कोड किस में है, 44 में है। मजदूरी वाला और मजदूरों वाला किस में है, 43 में है। महिलाओं के लिए जो है प्रसूति माँ वाला मामला किस में है, 42 में है। जब इन घटनाओं को आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो एकदम बढ़िया से खत्म करेंगे। आज जो है ये क्लास खत्म होती है, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि संविधान में एक भी प्रश्न, लगभग 90% प्रश्न जो है क्लास से ही फंसेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आप किसी भी बुक को पढ़िएगा इतना कंटेंट नहीं मिलेंगे। जितने प्रश्न है लास्ट में प्रैक्टिस करा देंगे ना तो बच्चे कुछ सब प्रश्न क्लास में आ जाएंगे। तो संविधान आप एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों के भी शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि जिनको जो अच्छा लगे वो जुड़े, बढ़िया से पढ़ सकें।